नमस्कार दोस्तों। इस प्रकरण में हम बात करेंगे ईरान के अमेरिका और इज़राइल के साथ जारी युद्ध के बारे में, जिसमें कि कुछ दिनों से युद्ध विराम आया हुआ है, लेकिन युद्ध की समाप्ति नहीं हुई है। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई और 8 अप्रैल को इसमें युद्ध विराम दिया गया, जो अभी तक जारी है। इस दौरान अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर वायु सेना से गहरे हमले किए और भारी नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइल्स द्वारा इज़राइल पर हमले किए और खाड़ी के अन्य देशों पर हमले किए जहां अमेरिकी सैनिक अड्डे मौजूद हैं। और अमेरिकी सैनिक अड्डों के साथ साथ इसने इन देशों के जो प्रतिष्ठान हैं सामरिक और आर्थिक, उनके ऊपर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आखिरी कदम के तौर पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है और ये बंद होने से दुनिया में जितना भी तेल बिकता है उसके तकरीबन 1/5 या 20% की के ऊपर रोक लगा दी गई है और इससे सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। इन सब को देखते हुए ये प्रश्न उठता है कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये युद्ध हुआ है। सबसे पहला कारण जो राजनीतिक और ऐतिहासिक है, उसके बारे में हम पिछले प्रकरण में बात कर चुके हैं कि कैसे ईरान पर शाह का तख्ता पलट के इस्लामिक गणराज्य बना और इस्लामिक गणराज्य का कैसे अमेरिका से 36 का आंकड़ा हुआ और ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा बिगड़ता गया। इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण जो पाया जाता है वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिस पर कि अमेरिका, इज़राइल और कई पाश्चात्य देश ये शक करते हैं कि वह अंततः ईरान को परमाणु शस्त्र बनाने पर की शक्ति देने के लिए किया जा रहा है। और हालांकि ईरान इसको मना करता है और कहता है कि उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई है और ये भी कहता है कि पिछले रहबर या सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने 2002 में फतवा दिया था कि परमाणु शस्त्र गैर इस्लामिक हैं और उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 2015 में लंबे वार्तालाप के बाद एक 7 सदस्यीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जिसको JCPOA कहते हैं। इसमें ईरान के अलावा 6 और देश शामिल थे, जिसमें 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और जर्मनी है। इस JCPOA में ईरान को कुछ हद तक लो इनरिच्ड यूरेनियम रखने की, पैदा करने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को पूरा सुपरविज़न का हक दिया गया और ईरान ने माना कि वे कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कैमरे लगा सकते हैं और तरह से सुपरवाइज कर सकते हैं। इस के एवज में ईरान पर प्रतिबंध हटाए गए कुछ हद तक, और कुछ जो ईरान के फ्रोज़न फंड्स हैं जो बाहर $100 बिलियन के आसपास जमा थे और ईरान को उन्हें नहीं दिया जा रहा था, उनके ऊपर से धीरे धीरे क्रमशः प्रतिबंध हटाने की बात की गई। लेकिन जब तक कि ये समझौता पूरी तरह से क्रियान्वित होता, उससे पहले 2018 में ट्रंप साहब का जब राष्ट्रपति बने पहली बार, तो उन्होंने इस समझौते से का बहिष्कार किया और ईरान पर वापस मैक्सिमम प्रेशर के प्रतिबंध लगा दिए, जो कि काफ़ी कठोर थे। और इसकी बदले में ईरान ने धीरे धीरे इस समझौते की अवहेलना करनी शुरू कर दी और अंततोगत्वा इसने आज तक तकरीबन 440 किलोग्राम 60
परसेंट तक परिशोधित यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। तो ये सब हालतों में जो विवाद रहा है वो उसमें अमेरिका और इज़राइल ने ऐसा प्रण किया है कि वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। और इस दौरान उन्होंने कई और भी हस्तक्षेप किए हैं, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि ईरान के जो परमाणु जो वैज्ञानिक हैं उनकी हत्या करना या उनके ऊपर और तरह से बंदिश लगाने का इजरायली गुप्त कार्यक्रम भी है। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान को जो परमाणु संशोधन करने की बात है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, और जो यूरेनियम उसने इकट्ठा किया है संशोधित यूरेनियम, उसको देश से बाहर जाने की अनुमति देना होगा। ये ईरान को पूरी तरह से नामंजूर है और इस वजह से वो इस बारे में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दूसरा जो बड़ा कारण माना जाता है इसके लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना है। अमेरिका ने इसको बड़ा अपना लक्ष्य बना दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना ही होगा, लेकिन ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक तरफा तौर पर मार्च के पहले हफ्ते से बंद कर चुका है। वो इस बारे में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है जब तक कि पूरी तरह से शांति उसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से नहीं मिलती। अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा भी कई तरह की नज़रिए आते हैं। पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें लॉ ऑफ द सी भी है, वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक इंटरनेशनल वाटरवे मानता है और इसमें आवाजाही पर कोई भी प्रतिबंध नहीं स्वीकार करता। ये जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये ओमान और ईरान के बीच में है और ये काफ़ी सकरा है और इसमें से तकरीबन 20% गैस और तेल जहाज़रानी द्वारा बाहर जाता है, जिसके ऊपर कि इस समय बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है और विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ चुका है। तो ये एक तरह से चोक पॉइंट है और ईरान इस चोक पॉइंट पर तब तक हावी रहना चाहता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी अनुमति दें या ना दें, जब तक कि उसके अपने जो हित हैं वो साध्य नहीं होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो मिसाइल्स के ऊपर है। ईरान इस समय मध्य पूर्व की सबसे बड़ी मिसाइल पावर है। उसके पास एयरफोर्स नहीं है, उसके पास और भी साधन नहीं हैं सेना के, क्योंकि JCPO के अंतर्गत उसके ऊपर जो प्रतिबंध थे उसे विदेशों से जहाज़ खरीदना या ये सब करने की अनुमति नहीं थी। तो उसने मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया है और उसके पास 2000 किलोमीटर तक की रेंज के मिसाइल्स इस समय काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल पिछले युद्ध में किया गया है। साथ ही साथ ईरान के पास ड्रोन बनाने की क्षमता है और इस क्षमता का भी उन्होंने बड़ा विकास किया है और इन ड्रोन्स को बड़ी तादाद में स्वार्म की तरह से किसी देश पर या किसी लक्ष्य पर भेजने का उद्देश्य ये रहता है कि उनमें से कुछ तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और क्योंकि ये ड्रोन्स काफ़ी सस्ते होते हैं, इनको नष्ट करने के लिए जो प्रहार किए जाते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं इनके मुकाबले में। तो इस तरह से एक तरह से दूसरे पक्ष को आर्थिक तौर पर और तकनीकी तौर पर ख़त्म करने या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। खाड़ी जो इलाका है
वो इतना चौड़ा नहीं है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल ना हो सके। छोटी रेंज के ड्रोन्स या मिसाइल्स ईरान के तट से खाड़ी के अरब देशों के तट पर आराम से जा सकते हैं और इनको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। ईरान ने पिछले 20 या 30 सालों से एक कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि अरब देशों में जो शिया समुदाय है उनके लोगों को इसने सैनिक और आर्थिक मदद पहुंचाई है और उनको अपना पिट्ठू बनाया है, जिनमें से कि सबसे बड़ा हिजबुल्लाह है जो लेबनान में है, एक सरकार के अंदर सरकार की तरह से है। उसकी बड़ी भारी सैनिक क्षमता रही है और उसके पास काफ़ी बड़ी तादाद में फाइटर्स रहे हैं जो कि उसके नाम पर इज़राइल के साथ जो सब 79 किलोमीटर लंबा जो सीमा है उसके ऊपर वो हमले कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो पिट्ठू या प्रॉक्सी ईरान के लिए है वो हूतीज़ हैं जो यमन में हैं और उन्होंने ये पिछले युद्ध जो 2023 से लेकर के 24 तक हुआ उसमें उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो उनमें क्षमता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब को बंद करने की, जिसके माध्यम से तकरीबन 12% विश्व व्यापार रेड सी होते हुए जाता है और इससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। जो भी जहाज़रानी के जो गतिविधियां थी सुएज़ कैनाल होते हुए वो बस सब ठप हो गई। दूसरी ओर हूतीज़ को ईरान ने ऐसे मिसाइल्स दिए जो कि यमन से इज़राइल तक जा सकते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल हूतीज़ ने इज़राइल के विरुद्ध किया। कई ऐसे मिसाइल्स पहले के प्रकरण में हूतीज़ ने सऊदी अरबिया और यूएई के विरुद्ध भी इस्तेमाल किए और इस तरह की व्यापक क्षमता से उन्होंने काफ़ी दबदबा अपने बारे में सिद्ध किया अपने क्षेत्र में। तो अमेरिका दूसरी तरफ ये भी थोड़ा शक करता है कि हमास को भी, जो कि सुन्नी एक मिलिशिया है, उसको भी ईरान ने मदद पहुंचाई है और उसको इज़राइल के विरुद्ध तैनात किया है गाज़ा में और उसके पास बड़ी क्षमता इस बारे में रही है। और इन सब और इसके बाद अलग से सीरिया में पिछली सरकार जो बशार अल असद की थी उसके साथ भी ईरान के सैनिक संबंध काफ़ी प्रगाढ़ थे। इराक में जो शिया मिलिशिया हैं उनको भी ईरान ने तैनात किया है, उनकी मदद की है, उनको ट्रेनिंग दी है और उनको गाइडेंस देता रहा है। तो ये सब मिलाकर के 5 तत्व जो बनते हैं वो चाहे हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हमास हो, सीरिया और इराक के शिया ग्रुप हों, इन सब को ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है और इसकी पॉलिसी ये रही है कि ये ईरान को बचाते हैं इज़राइल से। जब इज़राइल को आक्रामक तरीके से हैंडल करते हैं ताकि ईरान बचा रहे, पर ये अमेरिका और इज़राइल को मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि ईरान इन सब मिलिशियाज़ के साथ अपने संबंध कम करे और बिल्कुल बंद कर दे ताकि देश में यानी इस इलाके में एक तरह से सिर्फ राष्ट्रों का सैनिक रोल रहे, इन मिलिशियाज़ का सैनिक रोल न रहे। ये ईरान को स्वीकार्य नहीं है। ईरान कहता आया है कि इनके साथ जो संबंध हैं वो सामरिक संबंध हैं और इसमें दूसरे देशों को बोलने का कोई हक नहीं है। इस तरह युद्ध के कारणों की एक समीक्षा करने के बाद हम थोड़ा जिक्र करेंगे कि युद्ध के समाधान की क्या परिस्थितियां हैं। इस युद्ध से
व्यापक नुकसान ईरान का ही नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था का भी हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से सबको तेल के बारे में किल्लत हुई है, गैस के बारे में किल्लत हुई है और साथ ही अमेरिका ने अब एक और ब्लॉकेड ईरान के बंदरगाहों पर जाने वाले या आने वाले जहाज़ों के ऊपर लगा दिया है, जिससे कि परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। इन सब के बाद एक तरह से विश्वव्यापी जो मांग बढ़ी कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाए ताकि विश्व में और इस इलाके में एक तरह से नॉर्मलसी वापस लाई जा सके। इसको लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 तारीख से युद्ध विराम की घोषणा की है और इसको लेकर के एक तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में एक वार्तालाप शुरू किया गया है, जो कि इस्लामाबाद की मध्यस्थता से हो रहा है, जिसमें कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और उसका पहला वार्तालाप हो चुका है, जिसमें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस आए थे और उन्होंने ईरान के संसद के अध्यक्ष के साथ बातचीत की, पहले अपरोक्ष रूप से फिर परोक्ष रूप से, लेकिन उस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि दोनों देशों के बीच में विश्वसनीयता की काफ़ी कमी है। अमेरिका ने जो 15 सूत्री प्रस्ताव युद्ध विराम और शांति के लिए दिए थे वो ईरान को अस्वीकार्य हुए और दूसरी तरफ ईरान ने जो 10 सूत्री प्रस्ताव दिया था शांति बहाली के लिए वो अमेरिका को मंजूर नहीं था। इस दौरान ट्रंप साहब के बयानों से भी बड़ा इस बारे में ज़्यादा उत्साहित होना संभव नहीं रहा है। वे कहते रहे हैं कि ईरान के पास कोई पत्ते नहीं हैं, ईरान का सर्वनाश कर देंगे या ईरान का एक सभ्यता का ही को ही मिटा डालेंगे। इस तरह की बातें जो हैं वो काफ़ी उकसाने वाली या भड़काने वाली हैं, जिनकी वजह से ईरान ने अमेरिका पर के साथ दोबारा वार्तालाप करने में आनाकानी की है और जो वार्तालाप होने वाला था दूसरे स्तर पर वो ईरान ने उसको लिए आने में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने में मनाही कर दी है। तो ये सब मिला करके ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरह से दोनों पक्षों के बीच में मतभेद अभी कम नहीं हुए हैं और इन मतभेदों के रहते ऐसा नहीं हो पाएगा कि दोनों पक्ष एक तरह से किसी एक शांति समझौते तक पहुंच सके। इस बारे में ट्रंप साहब को और ईरान दोनों को तो एक दूसरे के से अविश्वसनीयता है, लेकिन ट्रंप साहब को ये पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि समय उनके साथ नहीं है। वहाँ पर मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं जिसमें कि हार होने से उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है और अमेरिका का जो उनका अपना ट्रंप साहब का जो बेस है मागा, जिस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी इस बारे में थोड़ा सा मतभेद आ गया है। कई लोग ये चाहते हैं कि इस युद्ध से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। जो मतगणना हुई है उनमें ये दिखता है कि 2/3 से ज़्यादा अमेरिकी ये चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध से निकल आए, लेकिन ट्रंप साहब ये ज़रूर चाहेंगे कि वो विजय घोष करके निकलें, क्योंकि उनको अपने जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है वो एक विजेता की इमेज है और वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो इतना बड़ा युद्ध लड़ चुके हैं और इसके बावजूद भी उनकी जो प्रमुख शर्तें थी, चाहे वो परमाणु कार्यक्रम के बारे में हो, चाहे मिसाइल के बारे में हो, चाहे वो प्रॉक्सीज के बारे में हो, या अब नई जो मुसीबत आ गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में हो,
उन सब पर उनको कोई भी प्रगति नहीं हो पाई और ईरान इस बारे में अपने विचारों पर, अपने नेतृत्व पर दृढ़ है। ईरान युद्ध अभी जारी है, हालांकि इसमें एक अनिश्चित अल्प विराम आया है युद्ध विराम के तौर पर, लेकिन राजनीतिक समाधान कुछ नहीं निकला है, इसलिए कोई इसकी अंतिम आकलन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं पिछले 2 महीनों के युद्ध को देखते हुए, उनमें से निम्नलिखित ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा है, हालांकि इसमें इज़राइल और अमेरिका ने अत्याधुनिक हथियारों का और गुप्तचर जानकारी का इस्तेमाल किया, पर वे भी अपने लक्ष्य में असमर्थ रहे, न वो सत्ता का परिवर्तन करा पाए। हालांकि सैनिक और राजनीतिक महत्व के लोगों को कई बार उन्होंने उनकी हत्याएं की इस युद्ध से, लेकिन नया नेतृत्व आता रहा और एक सततता ईरान के सैनिक और राजनीतिक पक्ष में रही। दूसरी ओर ईरान भी कोई ऐसा बड़ा हानि नहीं पहुंचा पाया, चाहे इज़राइल को, चाहे अमेरिका को, या चाहे खाड़ी के देशों को, जिससे कि वो ये कह सके कि उसकी जीत हुई है। वो हालांकि अंततः उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना कब्ज़ा दिखा करके और उसको अपना कंट्रोल दिखा करके ये सिद्ध करने की कोशिश की कि उसके पास भी कार्ड हैं। दूसरा यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये है कि ये असामयिक युद्ध रहा है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर रही है, जिसमें कि ईरान ने बड़ी चतुराई से अपने सीमित जो उनके सैनिक और उपलब्धियां थीं या उनके साधन थे, उनका सही इस्तेमाल किया है और उनको एक तरह से पराजय से बचाया गया है। तीसरा सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं लड़ा गया, ये आर्थिक मुद्दों से भी लड़ा गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो या अमेरिका का ब्लॉकेड हो, दोनों से ये जाहिर होता है कि आर्थिक जो मुद्दे हैं या आर्थिक पैंतरे जो हैं वो इन युद्धों में ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और निर्णायक हो गए हैं। चौथी जो बात सामने आती है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की काफ़ी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। युद्ध के कानून में गैर सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमला करना मना है, नेतृत्व पर हमला करना, राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करना मना है, लेकिन वो किया गया। उसी तरह से ईरान ने भी जो तटस्थ राष्ट्र थे उनके ऊपर हमला करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वो दुनिया उन पर अपरोक्ष रूप से अमेरिका पर दबाव बना सकता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को गैर कानूनी तरीके से बंद करके दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं पर संकट पैदा कर सकता है। आखिरी बात जो इसमें सामने आई है वो ये है कि खाड़ी के अरब देशों को एक तरह से अपने सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता के बारे में दोबारा से सोचना होगा। अभी तक वो अमेरिका पर निर्भर थे कि वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका ने न उनसे पहले कंसल्ट किया, न ही उन्होंने उनके अड्डों होने के बावजूद भी इन देशों की पूरी तरह से रक्षा की। तो अब खाड़ी के देशों के सामने जो विकल्प सामने हैं वो ये है कि वो ईरान के साथ अपने संबंध सुधारें और ईरान के साथ किसी तरह से एक मोडस विवेंडी बनाएं या फिर अन्य अमेरिका के इतर अन्य देशों से सुरक्षा के मामले में समझौते करें या एक अरब इस्लामिक नेटो टाइप के संगठन को बनाएं। ये सब चीज़ें अगर होती हैं
तो जो भू राजनीति है और भू सामरिक नीतियाँ जो हैं इस क्षेत्र की, वो काफ़ी बदल जाएंगी। फिलहाल तो इतना ही। धन्यवाद।